राज्यसभा में बीजेपी के पूर्व सांसद और आरएसएस विचारक माने जाने वाले राकेश सिन्हा जी जुड़े हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को देखा जाए, लाल किले से पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर कहा कि आरएसएस के 100 साल का एक लंबा इतिहास है, सुनहरा अध्याय है। पीएम के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं पहले नजरिए में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहना दो कारणों से महत्वपूर्ण है जी। पहला, उन्होंने इतिहास के उस चक्र को फिर से शुरू किया, जो एक चक्र चला था, जो संघ और राष्ट्रवाद को दूसरे नजरिए से देखता था। आज प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा कर दी कि भारतीय राष्ट्रवाद और भारत का विचार वह है जो संघ परिवार अपने शब्दों में, अपने व्यवहार से प्रकट करता है। 100 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश में जितना बड़ा काम किया है, वह काम सिर्फ सदस्यों को बढ़ाना नहीं था, वह काम सिर्फ झंडा लगाना नहीं था। संघ ने वह काम किया जो पूरी दुनिया में कोई संगठन नहीं कर पाया। एक मार्क्सवादी चिंतक ग्रामस्की थे इटली के, जिनकी सर्व स्वीकृति है कांग्रेस में, वामपंथियों में। उन्होंने कहा था, प्रचार के द्वारा, इन्हें प्रोपेगेंडा के द्वारा आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। वे मार्क्सवादी चिंतक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साबित कर दिया है, काम के द्वारा, चरित्र के द्वारा, लोगों से संवाद और संपर्क के द्वारा आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। यानी प्रचार आधिपत्य स्थापित करने का इसका साधन नहीं रहा। इसे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। इस देश में लोगों को गरीब, वंचितों और उपेक्षित क्षेत्रों में सेवा कार्य करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए संघ ने हजारों लाखों लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा दी है। एक महाराष्ट्र का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी जाकर नागालैंड में प्रचारक के रूप में काम करता है जी। अलग बोली, अलग भाषा, अलग खान पान, अलग प्रकार के रहन सहन, उस बीच में जाकर काम करता है और भारतीय राष्ट्रवाद से कोई एक तरह से पुनर्स्थापित करता है। ठीक उसी प्रकार से कि संघ जिस क्षेत्र में भी काम करता है, उस क्षेत्र में उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत माता की जय, या भारत माता से लोगों को जोड़ना। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विचार को पुनर्परिभाषित किया है, जिस विचार का कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के द्वारा, खास करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी का कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ में, अपने पारिवारिक स्वार्थ में और वोट बैंक की राजनीति से एक संकुचित विचार प्रकट करता था। ठीक है। दूसरी ओर सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही और पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संघ 5 लोगों से शुरू हुआ था 1925 में जी। आज इसके पास 83,000 देश भर में शाखाएं हैं जी। लाखों लोग प्रतिदिन संघ की शाखा में जाते हैं और उसमें जो गीत गाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है कि भारत को परम वैभव तक ले जाना है। ये भारत माता को, यानी भारत के लोगों को, भारत की भूमि को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को उस स्थान तक ले जाना है जो जिसको कहते हैं परम वैभव, यानी ग्लोरीफाइड करना है। अब जो संकल्प लिया जाता है, उस भारत के संकल्प में सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग होते हैं। सिर्फ संघ की अपेक्षा यह होती है, जो कुछ लोग इस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं और सांप्रदायिक कहने का आरोप लगाते हैं, कि मुस्लिम समाज इस्लाम के आने के पूर्व की भारत की साहित्य, भारत की संस्कृति, भारत के नायकों, भारत के इतिहास को किस रूप में देखती है। धर्म परिवर्तन से राष्ट्रीयता नहीं बदलती है, धर्म परिवर्तन से संस्कृति नहीं बदलती है, धर्म परिवर्तन से पूर्वज नहीं बदलते। संघ इसी बात को सभी समुदायों के सामने रखता है। पूजा पद्धतियों का बिना निषिद्ध किए सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का काम करता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले पर संघ के 100वें वर्ष को बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया का कोई संगठन इतने लंबे समय तक गतिशील नहीं रहा है। उसमें विभाजन हुआ है, उसका पतन हुआ है, लेकिन संघ आज भी उस स्थिति में है जो एक यूथफुल स्पिरिट के साथ, यानी नौजवान सरीखे एक भाव के साथ संघ काम कर रहा हो और अपनी चुनौतियों को अधिक देख रहा है। संघ के एक
प्रचारक और सह सरकारी अरुण कुमार जी ने ठीक कहा कि 100 साल होना सिर्फ हमारे लिए उत्साह और बधाई लेने का समय नहीं है, बल्कि पीठ थपथपाने का नहीं, बल्कि आत्मालोचन का समय। हम क्या नहीं कर पाए, यानी संघ यह देखता है कि भारतीय समाज में ऐसी कौन सी समस्या है जहां राज्य नहीं पहुंच पाती है, जहां सरकारें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां संघ को जाना है। हमारा उद्देश्य वंचित, गरीब, उपेक्षित लोग होते हैं। इसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ। इस देश में घुमंतु जाति, जिसको खाना बदोश भी कहते हैं और नोमैडिक ट्राइब अंग्रेजी में कहा जाता है, इनकी संख्या 10 करोड़ के करीब है। इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, आपराधिक जाति अंग्रेज लोग कहते थे। 1950-52 में इस टाइटल से तो मुक्ति मिली, लेकिन उनका न पुनर्वास हुआ, न उनका कल्याण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहला संगठन है जो घुमंतु जाति के लोगों में काम करना शुरू किया। इन घुमंतु जाति के बारे में देश के 90%, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 99% लोगों को घुमंतु जाति का मतलब क्या होता है, उनकी संख्या क्या है, उनके जीवन कैसा नहीं पता होगा। वामपंथियों को नहीं पता होगा। संघ काम कर रहा है तो संघ का उद्देश्य सत्ता नहीं, संघ का उद्देश्य समाज होता है। संघ का लक्ष्य स्वयं का ग्लोरिफिकेशन नहीं होकर समाज का ग्लोरिफिकेशन होता है। इसके विपरीत जो कांग्रेस पार्टी है, जो बार बार बीजेपी संघ पर आपत्ति व्यक्त करती है और प्रधानमंत्री जी के कथन पर आपत्ति व्यक्त कर रही है, वह देश को एक परिवार में समेटना चाहती है। हम सभी परिवारों को देश में समेटना चाहते हैं। यही दोनों में बुनियादी अंतर है। राकेश, लेकिन इस बीच आरएसएस 27 सितंबर 2025 को अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। आप आरएसएस का क्या भविष्य आने वाले समय में देखते हैं और लक्ष्य क्या है आरएसएस के आगे? देखिए, 100 साल होना एक कंटिन्यूटी है। बिल्कुल। और हम 100 साल को यह मान के चलते हैं कि हमने क्या किया और हमें क्या करना भी। भारत के लिए बहुत कुछ करना है। सरकार भी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि इस देश को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में टॉप 3 में लाना, देश में हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाना। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। हम समाज में कटुता को समाप्त करना चाहते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। इसलिए संघ की जो योजना है, जो पंच परिवर्तन का संघ ने संकल्प लिया है, जिसमें पर्यावरण भी है। आज देश का कोई संगठन बता दे जो पर्यावरण को इतना महत्व दे रहा है। कुटुंब प्रबोधन है, यानी परिवार नाम की संस्था में जो विघटन हो रहा है, जो आधुनिक तकनीकी के कारण और भौतिकता के कारण परिवारें टूट रही हैं। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार, और एकल परिवार भी अब टूटने की स्थिति में है। उस स्थिति में संघ एक मुहिम चला रहा है कि हम परिवारों को जाकर प्रबोधन दें कि संयुक्त परिवार का, परिवार में साथ रहने का, परिवार में एक दूसरे के प्रति सरोकार रखने का, परिवार को समाज से जोड़ने का क्या लाभ होता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में एक समाज और संस्कृति केंद्रित एक आंदोलन है जी। ये एक तालाब नहीं है, ये नदी की तरफ प्रवाह है। और जो नदी की तरफ प्रवाह होता है वह कभी न थकता है न रुकता है। इसलिए संघ की आज 1,74,000 सेवा भारती और अन्य संगठनों की सेवा के प्रोजेक्ट हैं। जिन क्षेत्रों में कभी सरकार नहीं पहुंच पाई थी, कांग्रेस की 7 दशक से सरकारें थी, एकल विद्यालय की योजना संघ की योजना थी कि जहां पर स्कूल नहीं पहुंचा, शिक्षक नहीं पहुंचे, पाठ्यक्रम नहीं पहुंचा, लिटरेसी नहीं पहुंची, साक्षरता नहीं पहुंची, वहां संघ ने स्कूल की स्थापना की। और ये सब समाज के सहयोग से। इसलिए मैं मानता हूं कि संघ एक ऐसा संगठन है जो नौजवानों को संस्कारित करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनको भौतिकता के जीवन के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से जोड़ता है। संघ का एक बड़ा योगदान है। मुझे लगता है संघ की स्वीकृति उसके काम के आधार पर, उसकी प्रकृति और चरित्र के आधार पर बनी है। संघ ने उदाहरण प्रस्तुत करके ग्राम्स्की के उस कथन को गलत साबित कर दिया है, जिस कथन को लेकर पूरी दुनिया के सोशल साइंटिस्ट चल रहे थे। राकेश, दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने अक्सर कई मंचों पर कहा कि बीजेपी आरएसएस दोनों संविधान को नहीं मानते हैं, बल्कि इन पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप भी लगाया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर है। देखिए, राहुल गांधी को शायद अपना इतिहास पता भी है, तो उस इतिहास को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। इस देश में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था और पहली बार इस देश को, पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था, जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। बोलना, चलना, बात करना, अपने तरह से जीना, अपनी तरह से खाना खाना,
ये मुमकिन नहीं रह गया जी। था। उस वक्त जब हमारे मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया था और लगभग 1 लाख से अधिक संघ के स्वयंसेवक सत्याग्रह करके इमरजेंसी के खिलाफ जेल गए। नानाजी देशमुख और स्वयं अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे हजारों स्वयंसेवकों ने देश में भूमिगत आंदोलन आपातकाल के खिलाफ चलाया और लोकतंत्र की रक्षा का यदि श्रेय जाता है, जो संघ नहीं लेता है, संघ की प्रकृति में श्रेय लेना नहीं है, लेकिन आज की भाषा में कैसे जाता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। शायद संघ नहीं होता तो इस देश में आपातकाल समाप्त नहीं होता, हम अधिनायकवाद के दौर से ही गुजरते रहते। इसी बात को सोशलिस्ट लोगों ने स्वीकार किया, तभी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों की निकटता संघ से बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंतिम समय तक रहे। नीतीश कुमार जी संघ के पास आए, भारतीय जनता पार्टी के पास आए। इन संगठनों के आने का कारण है कि इन्होंने यह इनमें अनुभूति है कि संघ के प्रति दुष्प्रचार और वास्तविकता हकीकत में जमीन आसमान का अंतर ठीक है राकेश जी, लेकिन इस बीच विपक्षियों का यह भी कहना, यह भी एक बड़ी चर्चा निकलकर सामने आई है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच इस वक्त खटास चल रही, चीजें ठीक नहीं है, इसलिए आरएसएस को लेकर यह बयान देकर पीएम मोदी ने इसे पाटने की कोशिश की है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, संघ 100 साल पूरा किया है जी। इस देश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। अनेक संगठन बने और राष्ट्रीय स्तर के संगठन बने, 50-60 साल भी संगठन पूरा नहीं कर पाए, उनका पतन हो गया। सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई और 1989 आते आते सोवियत संघ बिखर गया जी। 100 साल पूरा नहीं कर पाया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अधिनायकवादी शासन है, लेकिन वह आज किस दौर से गुजर रहा हम देख रहे हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से खुले आसमान के नीचे एक संगठन राज्य शक्ति के विरोध के बावजूद आम लोगों के बीच नैतिक ताकत के रूप में उभरा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसका 100 साल पूरा करना सिर्फ एक संघ की आयु नहीं है। संघ ने 4 क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला क्षेत्र है राजनीतिक संस्कृति में को बदलने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की उभार का एक बड़ा कारण भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस मिशन के साथ प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो मिशन सिर्फ सत्ता में बने रहने का नहीं है, उस समाज को बदलने का मिशन है। वो देश की संस्कृति को लेकर दुनिया भर जाते हैं और देश के भीतर अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों को समान महत्व देते हैं। दूसरी बात जो संघ का जो योगदान है, संघ ने देश में संकीर्णताओं को काबू पाने, संकीर्णताओं को समाप्त करने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए, इस देश में यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो आज जिस प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स समाज के भीतर हैं, वह उन ताकतों का, उन तत्वों को नियंत्रित करना कितना कठिन था। आप किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी के अनुपस्थिति की कल्पना करके उसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा संघ का भारत की संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उसको संघ ने उभारने का काम किया है, जिसको भुला दिया गया। होलकर, अब इन होलकर के बारे में देश के लोगों को मालूम नहीं था। जो लोग स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कौन मना रहा है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इस देश के उन नायकों की जयंतियां मनाती हैं? वामपंथी इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं उनको गौर करते हैं? यह सवाल है। संघ यदि नहीं होता तो भारत की संस्कृति के नायकों को भुला दिया जाता। और चौथा जो संघ का कंट्रीब्यूशन है, भारत के विचार में जो यूरोप बैठा हुआ था, भारत के विचार में जो उपनिवेशवादी संस्कृति बैठे हुए थी, भारत के विचार में जो मार्क्सवादी बैठे हुए थे, उसको संघ ने निकाल दिया है। भारत के विचार का मतलब होता है विविधता, विविधता का मतलब होता है एकता। भारत के विचार का मतलब होता है भारत की राष्ट्र की निरंतरता। भारत का राष्ट्र का निर्माण 1947 में नहीं हुआ, 1857 में नहीं हुआ, ये हजारों साल प्राचीन एक राष्ट्र है। इसलिए संघ के नाम का उल्लेख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत अब नए स्वरूप में उभर रहा है, जिस स्वरूप को उभारने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन के रूप में, विचार के रूप में और प्रकृति के रूप में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी राकेश, एसआईआर का जिक्र किए बिना लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी को बर्बाद कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का भी ऐलान किया है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र का आधार होता है मतदाता जी, और यदि मतदाता का ही स्वरूप बदल जाए तो लोकतंत्र क्या रहेगा? सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं बदलेगा, उस देश की राष्ट्रीयता बदल जाएगी,
उस देश की प्रकृति बदल जाएगी, उस देश का संविधान बदल जाएगा। जिस तरह से नियोजित तरीके से पिछले 7 दशकों से विदेशी नागरिकों को घुसपैठिया बनाकर इस देश में लाकर को नागरिक बनाया जा रहा था, उनको वोटर लिस्ट में डाला जा रहा था, जिस वक्त से वोटर लिस्ट के चरित्र को बदला जा रहा था, कोई भी दुनिया का व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि किसी देश के वोटर लिस्ट में वहाँ के नागरिक ही होने चाहिए, और नागरिक के होने के लिए उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र जरूर देना चाहिए। जो इस देश का नागरिक है, इस देश के संविधान, इस देश के मौलिक अधिकार का लाभ उठा रहा है, जो उसको सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण मिल रहा है, जो संविधान के साए में जी रहा है, उसका इतना कर्तव्य बनता है कि वह अपनी नागरिकता का प्रमाण दे। हम अप्रमाणिक व्यक्ति को देश के वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे। विपक्ष तात्कालिक स्वार्थ के लिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए इस देश की राष्ट्रीयता के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक घटिया और एक खतरनाक मजाक कर रहा है। जी राकेश जी, दूसरी ओर एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, सबसे ज्वलंत मुद्दा ये ट्रंप और पुतिन की बैठक, इस बैठक को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत ने साम्राज्यवाद को देखा है जी, और जिस साम्राज्यवाद में सूर्यास्त नहीं होता है उसे यहां बैरन वापस कर दिया जी। पुर्तगाल का साम्राज्यवाद गोवा में था, उसे हमने परास्त किया है, और हमने प्रतिकूलता में ताकतवर साम्राज्यवाद को धूल चटाया है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, भारत की 140 करोड़ जनता एक सक्षम नेतृत्व के साथ खड़ी है, और ये देश अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति से और अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी जिस मिशन पर चल रहा है, जिसमें भारत के सॉफ्ट पावर और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को आगे बढ़ाने का मिशन है, हम दुनिया के सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई विकासशील देश का नेतृत्व उभरता है और नेतृत्व सशक्त होता है, जो दुनिया की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आने लगता है, तो इंद्र की सिंहासन की तरह अमेरिका का सिंहासन डोलने लगता है, यूरोप और अमेरिका का। और वे ऐसी चक्रव्यूह करते हैं कि वहाँ के नेतृत्व को, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में उथल पुथल मचाएं। लैटिन अमेरिका इसका उदाहरण है। लैटिन अमेरिका में भी 1-2 नेतृत्व, हालांकि छोटे देश हैं, लेकिन वो अमेरिका को चुनौती तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उभर रहे थे, उस नेतृत्व को ध्वस्त कर दिया। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये विदेश नीति एक संवेदनशील विषय है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि विदेश नीति के निर्धारण में जो लोग हैं उन्हें कठिनाई ना हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी लैटिन अमेरिकन नेता नहीं है, भारत के नेता है जी। और भारत लैटिन अमेरिका नहीं है, भारत है। भारत का इतिहास वो देख लें, हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ क्या किया, तब हमने किसी अमेरिका का सहयोग नहीं मांगा था। वो भारत का इतिहास देख लें, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए तो अमेरिकन लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे। तो भारत अपने उसी इतिहास के साथ, उसी इच्छा शक्ति के साथ, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, जिसको हमारे साथ रहना साथ रहे, जिसे हमारा विरोध करना विरोध करे, हम अपनी राह पर चलते रहें। राकेश जी, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी घटाने का भी ऐलान किया है, क्या इसे ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक तोड़ के रूप में देखा जाए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक चिंतन का मूल केंद्र सामान्य लोग होते हैं, और सामान्य लोगों के लिए जितना उन्होंने किया, जो करना चाहते हैं, उसी का एक नया सूत्र उन्होंने आज लाल किले से दिया है। जीएसटी कम करने की बात कहकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मस्तिष्क में जो प्रतिकूलताएं कृत्रिम रूप से क्रोधित होकर, ईर्ष्यावश, और जिसको कहते हैं सौतिया डाह में, चूंकि भारत आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास कर रहा है, जो लोग सैकड़ों वर्षों से दुनिया को चला रहे हैं, नचा रहे हैं, और हमें कठपुतली रखना चाहते हैं, मान लें कि नेहरू का भारत नहीं है, जो अमेरिका या इंदिरा गांधी का भारत नहीं है, जो रसिया के हाथों का कठपुतली होगा। भारत का लगाम अपने हाथों में है जी। भारत भारत है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा नया भारत है, चाहे जो जिसको करना है, भारत अपनी गति से बढ़ेगा, और भारत के प्रति दुनिया के अधिकांश छोटे बड़े देशों का विश्वास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया की राजनीति में किसी भी नीतिगत फैसले में नरेंद्र मोदी जी के विचार की अहमियत को दुनिया स्वीकार कर रही है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के मंच पर किसी भी राष्ट्र नेता को उठाकर नरेंद्र मोदी जी से तुलना कर लीजिए, उनके
ट्विटर एक्स पे फॉलोअर की संख्या से लेकर वो जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो जी। भारतीय नहीं, उस देश के मूल के लोग आज भारत की जो बड़ी पहचान बनती जा रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत का बड़ा योगदान है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच